हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आज करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। पिछले कुछ लेक्चर्स में वी सॉ कि क्या वो डेवलपमेंट्स थे जिससे हम बढ़े क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ, और फिर हमने देखा कि 1942 में जब अमेरिका हैड बिकम एक्टिव पार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देन क्रिप्स वॉज सेंट फ्रॉम इंग्लैंड। क्रिप्स मिशन भारत आया था, और क्रिप्स मिशन जब अप्रैल के आसपास 1942 में फेल हो गया है, मतलब उद्देश्य जो भारतीय चाहते थे कि नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए और डिफेंस मंत्रालय भारतीयों को दिया जाए, वो संभव नहीं हो पाया है। चर्चिल इन फैक्ट डिड नॉट वांट टू गिव एनीथिंग टू इंडियंस, ही जस्ट वांटेड टू मेक एन इंटरनेशनल पोस्चरिंग। वो कर रहा था कि हम अमेरिका चाइना को दिखा रहा है कि यस वी आर टॉकिंग टू इंडियंस। सो नथिंग एक्चुअली केम आउट ऑफ द क्रिप्स प्रपोजल्स। तो क्रिप्स प्रपोजल फेल होने के बाद फिर कुछ ऐसे हालात बनने लगते हैं जब गांधी नेहरू भी अब रह नहीं पाएंगे और मूवमेंट शुरू कर देंगे। तो आज देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। सो पर्पस ऑफ दिस लेक्चर इज जस्ट टू abreast you with certain orientation for the prelims exam. मेंस ओरिएंटेड नहीं है ये, तो लेट अस सी समथिंग आउट ऑफ इट। बैकग्राउंड, सबसे पहले क्रिप्स मिशन फेल हो गया है, आप जानते ही हैं। 1942 मार्च में आया था, बाय अप्रैल क्रिप्स मिशन फेल्ड एंड क्रिप्स वाज कॉल्ड बैक। क्रिप्स को वापस बुला लिया गया है। वेविल ने और लिनलिथगो ने, जो कमांडर इन चीफ वेविल है, उन्होंने बोला है क्रिप्स इज फोर्जिंग अहेड मच मोर देन ही वाज रिक्वायर्ड टू डू। तो फिर चर्चिल का टेलीग्राम आया है, यू शुड कम बैक। प्रपोजल को कैबिनेट के सामने दोबारा रखा जाएगा। क्रिप्स वॉज यील्डिंग टू मच टू इंडियंस, ये उस पर इल्जाम लगाया गया, और ये भी बोला गया क्रिप्स को कि यू आर नॉट टेकिंग वेविल एंड लिनलिथगो द वाइसरॉय इनटू कंसिडरेशन। एनीवेज क्रिप्स वॉज, यू कैन से, positive minded person. He was up to give something to Indians, but this government of England was not intending for anything. Anyways, जब क्रिप्स जैसे व्यक्ति का प्रपोजल फेल हो गया, जिसको इंडियन समझते थे कि ये तो हमारे लेबर पार्टी का मेंबर है और हमारे फेवर में बात करता है, इसका मतलब इंडियन समझ गए हैं दे आर नॉट इंटेंडिंग टू गिव एनीथिंग। हेंस एक सेटबैक तो क्रिप्स के मिशन फेल होने से लगता है, पहला फीचर। दूसरा, उधर 1942 तक साउथ ईस्ट एशिया में जापान ने पूरा साउथ ईस्ट एशिया कैप्चर कर लिया है। इधर बर्मा तक आ गए हैं, इधर अंडमान निकोबार आइलैंड्स कैप्चर कर लिए हैं। पूरा ये सारा एरिया जापान हैड कैप्चर्ड, और अब इंडिया का नंबर हो सकता है। सो जापान वॉज टुवर्ड्स इंडिया, और लग रहा है कि जापान भारत में कैप्चर कर लेगा। कुछ जापान का मूवमेंट ईस्टर्न दिशा में होने लगा है। एक फियर ये भी बन जाता है कि जापान में कैप्चर इंडिया, तो इमिनेंट जैपनीज थ्रेट है, ये लगने लगा है। दूसरा क्या है, जब जापान ने पूरा साउथ ईस्ट एशिया कैप्चर कर लिया है, तब जैपनीज फोर्सेस escaped from there, leaving Indians into the hands of Japanese who were made prisoners of war. अंग्रेज वहां से भाग खड़े हुए हैं, और जितने इंडियन पीपल और सोल्जर्स वगैरह हैं वो सब के सब जापानी कैप्चर कर लेते हैं और प्रिजनर्स ऑफ वॉर वो बन जाते हैं। तो अंग्रेजों का जो एटीट्यूड था कि दे हैव एस्केप्ड फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, इन केस जापान अटैक्स इंडिया, ऑक्युपाइड इंडिया, दे विल लीव इंडिया इन द सेम फैशन। इससे पहले कि ये इंग्लैंड इंडिया से भी भागे इसी तरीके से जैसे साउथ ईस्ट एशिया से भागे हैं, तो इसका मतलब हमें कुछ करना होगा, वरना तो अंग्रेज चले जाएंगे और जैपनीज आ जाएंगे। दूसरा, इंडियंस भी समझ चुके हैं कि ये एंगर, हॉस्टिलिटी और ये सब मीनिंगलेस वॉर है। उधर साउथ ईस्ट एशिया में जापान के हाथों डिबेकल हुआ है अंग्रेजों का, तो वहां से लोग लौट के आए हैं, दे वर टेलिंग द ट्रू स्टोरी की व्हाट एक्चुअली वाज हैपनिंग ओवर देयर। तो लोगों की हॉस्टिलिटी भी है, वॉर के लिए कोई भी ज्यादा जो फांसीवाद के खिलाफ, नाजीवाद के खिलाफ वॉर चल रही है, ये इंडिविजुअल एक्सप्रेशन हो सकता है, पीपुल एज ए होल का इससे कोई व्यू नहीं था। उधर इलाहाबाद, वर्धा और बॉम्बे में कांग्रेस की मीटिंग्स चालू हो गई हैं, और गांधी जी इन्हीं दिनों एक पत्रकार लुई फिशर से कह ही चुके हैं कि अब मुझे कुछ करना होगा। लुई फिशर से गांधी जी ने इंटरव्यू दिया है इन दिनों, और कहते हैं मुझे अब कुछ करना होगा, भले ही कांग्रेस माने ना माने, मैं खुद ही लोगों को जाऊंगा, संबोधित करूंगा। मतलब गांधी जी वॉज इन दिस पर्टिकुलर मूड ऑफ लॉन्चिंग द मूवमेंट। हाउएवर कांग्रेस एज यूजुअल एग्रीड विद गांधी जी। तो इलाहाबाद में एक मीटिंग होती है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, जहां पर इंडिपेंडेंस की बात
उठाई जाती है। जस्ट क्रिप्स के जाने के बाद जो डेवलपमेंट हुए हैं, उधर वर्धा में फिर एक मीटिंग होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। इट वाज इन वर्धा की 14 मई 1942 को क्विट इंडिया को यहाँ पर कॉल, जो ऑफिशियल कॉल है वो यहाँ हुई है कि कॉलिंग अपॉन ब्रिटेन टू ट्रांसफर पावर एंड क्विट इंडिया इमीडिएटली। तो वर्धा रिजोल्यूशन मतलब क्विट इंडिया रिजोल्यूशन यहाँ हो गया है। इसके बाद फिर मीटिंग बॉम्बे में होती है। एज यू नो, 8 अगस्त 1942 देयर वाज अ मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। वर्धा में जो फैसला हुआ है उसको एंडोर्स करने के लिए अबुल कलाम आजाद प्रेसिडेंट है, मीटिंग हुई है और यहाँ पर पास हुआ है क्विट इंडिया रिजोल्यूशन ऑन 8 अगस्त 1942 and this quit India is also called August resolution and Gandhi ji was the commander of the movement। इस तरीके से इलाहाबाद से लेकर अप्रैल से लेकर अगस्त तक ये डेवलपमेंट हुए हैं, जब कांग्रेस अपना पूरा मूड बना चुकी है कि लेट अस कन्फ्रंट द ब्रिटिश। अब अंग्रेजों को कन्फ्रंट करने का समय आ गया है। यहीं पर 8 अगस्त को गांधी जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट भाषण दिया है। ग्वालियर टैंक में बॉम्बे में मीटिंग हुई है। गांधी जी ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एड्रेस किया है। पीपुल में लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैड कम। ही सेड, आई देयरफॉर वांट फ्रीडम इमीडिएटली दिस वेरी नाइट बिफोर dawn if it can be held। I am not going to be satisfied with anything short of complete freedom। Here is a mantra, a short one that I give you। Imprint it on your heart and let everyone breathe of yours give expression to it। इसको अपने दिलों पे लिख लीजिए कि we will do or die, either we will free our country and we will not live to see the ongoing slavedom। अपने देश को आजाद करा लेंगे या फिर जिंदा नहीं रहेंगे इस गुलामी को देखने के लिए। यहाँ पे गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दे दिया है। वैसे तो कुछ इंस्ट्रक्शंस भी बना ली गई थी जो लोगों को पास ऑन करनी है। गांधी जी ने बोला है मूवमेंट कैसे चल रहा है, इसकी इंस्ट्रक्शंस आपको पास कर दी जाएंगी, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस पास नहीं हो पाई थी। इंस्ट्रक्शंस में पूरा प्रोग्राम बना हुआ था कि कैसे कैसे मूवमेंट चल रहा है, क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, लेकिन इस 8 अगस्त वाले मीटिंग में कोई भी इंस्ट्रक्शंस पास नहीं हो पाई थी। तो इट वाज इन द नाइट ऑफ 8th and 9th अगस्त 1942 गांधी जी एड्रेस्ड पीपुल एंड गिव द स्लोगन ऑफ डू और डाई। ये उन्होंने स्लोगन दिया है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट हालात समझ रही है और गवर्नमेंट ऑलरेडी रेडी है। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी हैं और उन्होंने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ऑर्डिनेंस पास कर दिया है। उन्होंने अपने आप को आर्म कर लिया है। गवर्नमेंट एंटीसिपेशन में अपने आप को आर्म कर लेती है उन सारे कानूनों से जिससे रिवॉल्यूशन को दबाया जा सके। और 9 अगस्त की सुबह सुबह पूरे भारत में एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस पास कर दी थी प्रोविंसेस को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, कि आपको अरेस्ट वगैरह करने हैं और सप्रेशन करना है। तो ये जो 8 अगस्त की मीटिंग है उससे पहले ही सभी राज्य सरकारों को ये इंस्ट्रक्शन जारी हो गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आपको एक्शन लेना है। और 9 अगस्त की सुबह सुबह पूरे भारत में जहां जहां कांग्रेस लीडर्स वगैरह थे सबको अरेस्ट कर लिया गया है। सो 9th of August all the leaders of Congress, big or small, they had been arrested by the government and Congress was declared an illegal body। कांग्रेस को इलीगल बॉडी के तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब मूवमेंट शुरू हुआ नहीं है, उससे पहले उसका दमन चालू हो गया है। लार्ज स्केल अरेस्टेशंस हो जाते हैं पूरे भारत में। लगभग 60,000 लोग लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे अरेस्ट हो गए हैं एंड गवर्नमेंट वाज अप टू सप्रेसिंग द मूवमेंट एनी हाउ। जिस तरीके से भी कर सकती है गवर्नमेंट मूवमेंट को सप्रेस करेगी, चाहे उन्हें एयर बॉम्बिंग करनी पड़े, चाहे अरेस्ट करना पड़े, या लोगों को कोड़े मारने पड़े, या उनसे वसूली करनी पड़े। हर तरीके से, हर एंगल से गवर्नमेंट ने मूवमेंट को सप्रेस करना शुरू कर दिया है। 9 अगस्त को जैसे ये सप्रेशन शुरू हुआ है एंड ऑब्वियसली लीडर्स हैड बीन पुट इनसाइड द जेल। गांधी जी वॉज पुट इन आगा खान पैलेस। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, गांधी जी को क्विट इंडिया के समय आगा खान पैलेस पूना में रखा गया था। लीडर्स को शुरू में बहुत सीक्रेट लोकेशंस पे रखा गया है ताकि लोगों को ना पता लगे, वरना लोकल मूवमेंट जारी हो जाएंगे। बाद में जेल्स ओपन हो जाते हैं, मतलब लोगों को पता लग जाता है, बट शुरू में सीक्रेट लोकेशंस थी। गांधी जी वॉज पुट इन आगा खान पैलेस पूना। अदर जेल्स दैट हैड बीन यूज्ड फॉर कीपिंग द लीडर्स वॉज अहमदनगर फोर्ट जेल।
ये क्विट इंडिया की जेल थी जो हिस्टोरिक जेल्स बन गई हैं। बेऊर जेल पटना, बेऊर जेल पटना, नैनी जेल इलाहाबाद, नैनी जेल इलाहाबाद, बेऊर जेल पटना, अल्मोड़ा जेल, नेहरू जी यहीं से रिलीज हुए थे। इस तरीके से सारी जेल थी जो हिस्टोरिक जेल थी। इनका महत्व यह है कि इस समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहाँ पर सीक्रेट लोकेशंस पे रखे गए थे। तो सभी लीडर्स अरेस्ट कर लिए गए हैं, बड़े और छोटे, और लोग उत्तेजित हो चुके हैं। और 9 अगस्त को ही मासेज स्टार्टेड फॉर वायलेंट एक्टिविटीज, दे रिजॉर्टेड टू वायलेंट एक्टिविटीज। लीडरलेस मूवमेंट हो गया था, याद रखेंगे। कांग्रेस का कोई नेता नहीं था इस मूवमेंट को चलाने के लिए, और जैसे समझ में लोगों को आया, लोगों ने खुद ही मूवमेंट शुरू कर दिया। गांधी जी ने मीटिंग में बोला भी था, बी योर ओन गाइड, बी योर ओन गाइड, कोई ना हो। गांधी जी ने बोला है, मैं अब वायसराय से बात करूंगा और फ्रीडम से कम कुछ पे भी राजी नहीं होऊंगा, और इसमें मुझे 2-3 हफ्ते लग जाएंगे, तब तक आपको इंस्ट्रक्शंस पास हो जाएंगी। फिर भी यदि कोई ना रहे, गांधी जी एंटिसिपेट कर रहे थे कि 2-3 हफ्ते बाद गवर्नमेंट एक्शंस लेगी। गवर्नमेंट ऑलरेडी रेडी थी, और इसलिए गांधी जी ने बोल दिया था कि अगर कोई भी ना हो बताने के लिए तो बी योर ओन गाइड, खुद ही अपने गाइड बन जाइएगा। इस तरीके से लोगों ने बहुत वायलेंट रिएक्शन दिया है क्विट इंडिया मूवमेंट का, और लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। जितने गवर्नमेंट सिंबल्स हैं, अथॉरिटी के सिंबल्स हैं, चाहे वो पुलिस थाने हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, कम्युनिकेशन लाइन्स हो, सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है। मतलब जितना वायलेंस हो सकता है उतना वायलेंस हुआ है। इट वॉज द मोस्ट वायलेंट मूवमेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। लिनलिथ गाओ बोलेगा, बाई फार इट हैज बीन द मोस्ट वायलेंट मूवमेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, ऐसा बोला था लिनलिथ गाओ ने 1943 में। तो इट वॉज वेरी वेरी वायलेंट रिएक्शंस ऑफ इंडियंस। और जितना वायलेंट ये मूवमेंट हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, उतना ही इसका ब्रूटल रिप्रेशन हुआ है। जितना वायलेंट इंडियंस ने किया है, उतना वायलेंट गवर्नमेंट ने भी किया है। गवर्नमेंट भी बराबर की टक्कर दे रही है वायलेंस में। गवर्नमेंट ने एरियल बॉम्बिंग की है, एयर फायरिंग की है, कई जगह पर मशीन गनिंग की है, लोगों को मारा, अरेस्ट किया है, पीटा गया है, मारा गया है, फायरिंग की है। मतलब जितना ब्रूटल सप्रेशन हो सकता है वो किया है। Angered by the repeated firings and repression, people in many places resorted to violence, uttered the symbols of authority, meaning thereby गवर्नमेंट और लोग लगातार एक दूसरे से स्पर्धा में है, कौन ज्यादा वायलेंस कर सकता है। बहरहाल इतनी बड़े स्तर की वायलेंस हुई है। एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी सपोर्टेड, बिग और स्मॉल, रूरल और अर्बन, स्टूडेंट और टीचर, जमींदार और कुछ भी हो, सभी लोगों ने अपने अपने तौर पे सपोर्ट किया है। किसने डायरेक्ट किया है, किसने इनडायरेक्ट किया है। Another feature of Quit India was formation of parallel government. Parallel government was an important feature of Quit India movement. सतारा में प्रांतीय सरकार बनी है नाना पाटिल के अंडर में, तलचर उड़ीसा में सरकार बनी है, सामंतर सरकारें बनी हैं। सामंतर सरकारों का मतलब है कि यहाँ पर अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका गया है, और जो लोकल लीडर्स हैं वो वहीं के एक गवर्नमेंटल सिस्टम चलाने लगे हैं। उन्होंने वहाँ पर आर्बिट्रेशन कोड भी जारी किए हैं, मतलब लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे, लोगों को राशन पानी भी पहुंचाना है, उनको छोटी छोटी विद्युत वाहिनी या जो फोर्सेस वगैरह होती है, आई मीन फोर्सेस या छोटी छोटी आर्म फोर्सेस भी कैरी करने शुरू कर दी हैं। इनको पैरेलल गवर्नमेंट बोला गया था। सो देयर वाज ए एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ दिस पैरेलल गवर्नमेंट ड्यूरिंग क्विट इंडिया। सतारा में मूवमेंट वाईबी चवन ने शुरू में स्टार्ट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस बन जाएगा, और आगे चलकर यहाँ पर प्रांतीय सरकार शुरू करेंगे नाना पाटिल। 1945 तक चलेगी प्रांतीय सरकार ऑफ नाना पाटिल, द लॉन्गेस्ट सर्विंग पैरेलल गवर्नमेंट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। वाईबी चवन लेटर ऑन भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी बन जाएंगे। कल्चर उड़ीसा में भी एक पैरेलल गवर्नमेंट बनी है। बलिया में चीतू पांडे ने एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाई है, लेकिन ये कुछ ही दिन चल पाई है। जैसी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाती है, दे ऑल रन अवे फ्रॉम देयर। इसी तरीके से तेमलुक मिदनापुर में जातीय सरकार चली है। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में दिस नेशनल गवर्नमेंट हैड वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन। मैंने जैसे बताया, जैसे गवर्नमेंट होती है वैसे काम करने की कोशिश की है। 1944 तक ये सरकार भी चलती रही थी। भारत के एक ऐसे कोने में थी, अंग्रेजों को इससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा था, इसलिए ये सक्सेसफुली 1944 तक चलती रही है। सो पैरेलल गवर्नमेंट वाज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। अब
एज आई हैव टोल्ड यू कि कभी भी ये क्वेश्चन आए कि विच बिग मूवमेंट वाज अ लीडरलेस मूवमेंट, तो आप बोलेंगे क्विट इंडिया वाज अ लीडरलेस मूवमेंट। नो लीडर बिग और स्मॉल वाज देयर। हाउएवर, इस सिचुएशन में कुछ यंग नेता उभर कर सामने आए हैं और उन्होंने इस मूवमेंट को चलाने की कोशिश की है। बॉम्बे में सोशलिस्ट लीडर्स कंटिन्यूड देयर अंडरग्राउंड एक्टिविटी अंडर अरुणा आसफ अली। शी प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्विट इंडिया मूवमेंट। Similarly, Sucheta Kriplani was there. She also played a very important role. Usha Mehta, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, ये सब इम्पोर्टेंट, बीजू पटनायक, ये सब के सब इम्पोर्टेंट नेता थे जिन्होंने यंग लीडर्स होने के नाते सपोर्ट किया है मूवमेंट को। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज ये लोग कैरी ऑन कर रहे हैं, छुप के मूवमेंट चला रहे हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, इलीगल लिटरेचर बांटते हैं लोगों को, इसे जनता में फैलाओ, आर्म्स बॉम्ब्स, जो भी जिस तरीके से भी ये सपोर्ट कर पा रहे हैं कि जनता को सपोर्ट कर रहे हैं कि जनता मूवमेंट चलाती रहे। बॉम्बे में उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो चलाया है, ये करीब 3 महीने चल पाया। जयप्रकाश नारायण भी इससे भाषण दिया करते थे, बाद में ये जब्त कर लिया गया था। यूजुअली उषा मेहता का नाम आ जाता है। शी रैन ए सीक्रेट कांग्रेस रेडियो फ्रॉम बॉम्बे फॉर 3 मंथ्स। जयप्रकाश नारायण ने भी हजारीबाग जेल से निकलकर और फिर एक एक्टिविटीज को बड़े स्तर पे किया है। इनको आजाद दस्ता कहते थे। दे यूज टू वर्क इन, यू कैन से क्लैंडस्टीनली, सीक्रेटली, आजाद दस्ता कहा गया। सो दीज लीडर्स, द यंग लीडर्स, दे सपोर्टेड द मूवमेंट समहाउ। मूवमेंट अर्बन एरियाज में भी था, फिर रूरल एरियाज में भी पहुंच गया, और पूरे, मैंने बताया ना आपको, पूरे भारत में हर तरीके से लोग इसमें शामिल हो गए थे। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर वॉज कर्नाटक मेथड। कर्नाटक मेथड का मतलब है सुबह तो वो पीजेंट की तरह काम करेंगे और रात को वो फिर रिबेलियस एक्टिविटीज में शामिल हो जाएंगे। सुबह किसान हैं, रात को फिर वो सरकारी सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी को डिस्ट्रॉय करना, ये करना वो करना, इन कामों में लगेंगे। इसको बोला गया था कर्नाटक मेथड। इट वॉज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। फार्मिंग बाय द डे and rebellious sabotaging activities by the night. It was another feature of Quit India. अब क्विट इंडिया में सोशल कॉम्पोजिशन क्या था? ऑब्वियसली हर लेवल पे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। वीमेन हैं, स्टूडेंट्स हैं, हर तरीके से, अर्बन हो रूरल हो, सब स्टूडेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। सीडीएम में, सिविल डिसोबीडियंस में, मिडिल क्लास स्टूडेंट्स नहीं आए थे, लेकिन यहाँ तो एवरीबडी वॉज पार्टिसिपेटिंग। एज आई हैड टोल्ड यू, वीमेन प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्विट इंडिया in the form of leaders, in the form of folk women also, मतलब आम जनता के तौर पे they played a very very important role. Workers also had gone on strike. हड़ताल है, हड़ताल वगैरह, स्ट्राइक वगैरह बहुत, अहमदाबाद हो, कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, बहुत सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए हैं। Peasants, they had played their role in the activities of destroying the symbols of authority, but at the same time anti जमींदार वायलेंस नहीं हुई है। याद रखेंगे आप, ये इंस्ट्रक्शंस में ये था कि अगर जमींदार साथ ना आए तो फिर रेवेन्यू देना भी बंद किया जाए, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन इशू नहीं हो पाई थी। इसके बावजूद भी कोई एंटी जमींदार वायलेंस नहीं हुई है। जमींदार, छोटे जमींदार तो सपोर्ट में खड़े हैं, बड़े जमींदार भी छुप छुपा कर मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। सो देयर वाज नो एंटी जमींदार वायलेंस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। जमींदार टू सम एक्सटेंट आल्सो सपोर्टेड। मुस्लिम लीग का ऑफिशियल सपोर्ट नहीं था, इसके बावजूद भी कोई कम्युनल क्लैशेस नहीं हुआ करते थे। इवन मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम्स थे वो लोगों को शेल्टर दिया करते थे, छुप के सपोर्ट कराया करते थे। तो लीग वाज नॉट, ऑब्वियसली वाज नॉट इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग क्विट इंडिया। मूवमेंट डिड नॉट इवोक मच रिस्पॉन्स फ्रॉम मर्चेंट कम्युनिटी। ऑब्वियसली जो व्यापारी वर्ग है उससे भी बड़ा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। लीग हैड केप्ट अलूफ, एज आई हैड टोल्ड यू, लीग का 1940 से पाकिस्तान मूवमेंट चला रहा है, तो दे वर नॉट इन द सपोर्ट। हिंदू महासभा, इंपॉर्टेंट, ऑल्सो कंडेम द मूवमेंट। हिंदू महासभा भी मूवमेंट कंडेम कर रही है, हिंदू महासभा भी मूवमेंट के फेवर में नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट इवन दो एट लोकल लेवल्स। बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर्स और जो वर्कर्स हैं, दे हैड सपोर्टेड द मूवमेंट। याद रखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लाइन तो मूवमेंट के सपोर्ट में नहीं थी, बट लोकल लेवल पे बहुत सारे कम्युनिस्ट वर्कर्स ने मूवमेंट को सपोर्ट किया है। ऑफिशियली सीपीआई वाज नॉट इन फेवर ऑफ रिवोल्ट। एज यूजुअल, यू नो, द प्रिंसेस एंड द लैंडलॉर्ड्स वर सपोर्टिंग द वॉर एफर्ट, सो दे डिड नॉट सिंपैथाइज विद द मूवमेंट। जो प्रिंसेस वगैरह हैं वो मूवमेंट को सपोर्ट क्यों करेंगे?
Rajgopalachari did not participate because he had resigned before the launching of Quit India movement. वो कांग्रेस छोड़ दी थी उन्होंने. वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के पक्षधर थे कि एक संवैधानिक तरीके से कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए हिंदू मुस्लिम समस्या का, और वो मूवमेंट लॉन्च करने के फेवर में नहीं थे. क्विट इंडिया से पहले ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, तो ही ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट. दिस वे दीज वर द पीपल हु डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट के 3 फेजेस हुआ करते हैं, फेजेस 1, 2 एंड 3, और दिसंबर नवंबर तक आते आते, ये फेजेस तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, एनालिसिस बेस ज़्यादा हो जाएगा, मैंने आपको सम अप करके बता दिया. दिसंबर 1942 तक आते आते, बिकॉज ऑफ ब्रूटल सप्रेशन, because of leaderlessness, because of no coherent policy, the movement was suppressed. movement की जो विगर है, विटैलिटी है, वो खत्म हो जाती है. वायलेंस चल रही है थोड़ी बहुत, लेकिन जो उसका स्पर्ट था वो खत्म हो जाता है, और 1942 के एंड तक आते आते मूवमेंट खत्म हो जाएगा, लगभग दबा दिया जाएगा. एवरीबडी वॉज पुट इनसाइड द जेल. तो जब तक जेल से छोड़ा नहीं जाएगा तब तक कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हो पाएगा. अब 1942 दिसंबर के बाद 1944 तक चीजें थोड़ी सी शांत रहेंगी. एवरी लीडर वॉज इन जेल. और 1943 में फिर गांधी जी अपना एक हिस्टोरिक फास्ट करेंगे, उसे हम अलग से लेंगे अगले लेक्चर में. दिस वे क्विट इंडिया मूवमेंट केम टू एन एंड, विच वॉज द मोस्ट वायलेंट मूवमेंट, which was the most brutal suppression which British government did. एयर बॉम्बिंग वगैरह, बिजलियांवाला बाग जैसे इवेंट बहुत कॉमन हो गए थे. लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन, इवन गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑल्सो हैड पार्टिसिपेटेड. आर्मी और पुलिस ऑफिसर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. मतलब ये देखने में आया है कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी इरोड हो गई है, इरोजन होने लगा है. मतलब पीपल even though they are in the government services, still somehow they were supporting the movement. This way it was supported by everybody in India except a few people. This was Quit India movement 1942. So this is all about Quit India. Thanks a lot for watching this video.